हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3 की, और जिसमें हम जानेंगे सेल। तो ये लेक्चर जो होने वाला है वो आपका आरआरबी जो आपके लिए जो वैकेंसी निकाली है रेलवे में जो एएलपी टेक्नीशियन और के लिए जो वैकेंसी निकाली है आरआरबी के लिए, आरआरबी, ठीक है, एएलपी, ठीक है। और टेक्नीशियन वाले भी इस क्लास को ले सकते हैं, मतलब कोई भी अदरवाइज़ कोई भी क्लास ले सकते हैं। कोई भी जो कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को ले सकता है, क्योंकि इसमें हम लगातार बायोलॉजी का अध्ययन करते हुए जा रहे हैं, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर रहे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ें और मुझे उस पर हाई का मैसेज करें, और मैं वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। तो अब हम बात करेंगे सेल की। बेसिकली सेल होती क्या है? जो भी बॉडी बनती है, मेल हो, फीमेल हो, एनिमल्स हो या प्लांट सेल हो, ये सभी ही सेलों से मिलकर बनती है। यानी कि जो भी आज के समय में जो भी बॉडी है वो एक सेल से मिलकर बनी है, यानी कि, और उसमें हजारों करोड़ों सेल होती हैं। तो आज हम उसी में से एक सेल निकालेंगे और उस सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं एनिमल सेल, एक होती हैं प्लांट सेल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एनिमल सेल की, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ठीक है। ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम तो इसमें बात करेंगे कि जो जो सेल होती है उसका अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। तो उसके अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और ये जो सेल होती है वो सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी स्मॉल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। यानी कि सबसे छोटी इकाई, यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटा पार्ट जो होगा वो हमारी सेल ही होगी, उससे छोटा कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यानी कि ये जो हमारी जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट, मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी कि हमारी रूपरेखा को बनाने के लिए, यानी कि हमारा संरचना बनाने के लिए और हमारी बॉडी में जो भी क्रिया हो रही है उनको करने के लिए सेल इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि जो एक होता है, जैसे आप लोग जानते हो हर बॉडी कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो ऐसे मानते हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। मान लो किसी बॉडी का निर्माण करना है, तो कैसे निर्माण होगा एक बॉडी का? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बॉडी का निर्माण करने के लिए एक हमें मेल पार्ट से हमें लेना होगा स्पर्म, ठीक है। मेल पार्ट से लेना होगा स्पर्म और फीमेल पार्ट से लेना होगा ओवा, ठीक है, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु को हम जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया बोलेंगे, जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं युग्मक, यानी अंडाणु और शुक्राणु जो आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं जाइगोट या फिर युग्मन, ठीक है। और जो ये मिलने वाली जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं निषेचन। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये जाइगोट बना है तो ये जाइगोट एक सिंगल सेल है अभी, ठीक है। ये मल्टीपल सेलों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये जब विभाजित होता है तो इसमें से जो सेलें होती हैं वो अपने अपने टाइप की अलग अलग सेलें जो हैं कैटेगरी वाइज, मतलब डिवाइडेशन हो जाता है। तो कुछ सेलें बॉडी में कुछ अलग ऑर्गन्स बनाती हैं, कुछ और सेलें वो अपनी बॉडी में अलग चीज़ों को बनाती हैं, जैसे आँखों को बनाने वाली सेल, आँखें, कान, नाल, जो बाल वगैरह बढ़ाने वाली, स्किन बनाने वाली अलग सेल होती हैं, हार्ट, लीवर, किडनी बनाने वाली अलग सेल होती हैं। ये सेलें क्या होती हैं, डिवाइडेशन हो जाता है इनमें, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास ये क्या है, सेल हैं। अब हमने क्या किया, बहुत सारे सेल हैं हमारे पास। तो उन सेलों के समूह को हमने क्या बोल दिया, टिश्यू। क्या बोल दिया, उससे क्या बनेगा, टिश्यू, जिसे हम ऊतक बोलेंगे। अब ऊतक मतलब बहुत सारे टिश्यू हो गए, तो टिश्यू को बहुत सारे टिश्यू को मिला के क्या बनेगा, ऑर्गन, यानी अंग बनेगा, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, इस तरीके के अंग बनेंगे। और अंगों के फिर बहुत सारे अंग होने के बाद क्या बनेगा, हमारी एक बॉडी। जैसे आँख, नाक, कान हो गए तो इससे ये इनको मिला के क्या बनता है, एक पूरी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। क्या बनता है, बॉडी। चलो, उसके बाद अगर हम मैं इसकी बात करूँ कि इसकी जो खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी वो की थी, डिस्कवरी किसने की थी, मृत कोशिका की। तो ये सबसे पहले मृत कोशिका जो खोजी गई थी, यानी डेड सेल खोजी गई थी, है ना। अब जो डेड सेल की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक। अब याद कैसे रखोगे, याद रखोगे, हुक। हुक मतलब किसी चीज़ को, जो कोई इंसान, मतलब जैसे मान लो कोई डेड है, मर चुका है, हुक्का मतलब होता है टांगना, एक तरह से आप ऐसे समझें। तो जब कोई इंसान बोलते हैं ना वो डेड हो जाता है तो उसको ऐसे रख देते हैं, टांग देते हैं, है ना।
देखा होगा तुमने। हुक का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि कोई इंसान है जिससे मर गया है ना। जिस मान लो किसी इंसान को फांसी दे दी तो उसे टांग देते हैं ना, टांगने पर ही तो मर जाता है वो, है ना। टांग देते हैं तो मर जाता है, यानी हुक, हुक में इसमें टांगना होता है। तो आप ऐसे समझेंगे कि रोबोट हुक है जो, उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, यानी कि उन्होंने उन सेलों को, मरी हुई सेलों को देखा था, है ना, टंगी। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसके ये खोज किस पे की थी, तो ये कॉर्क पे की थी, कॉर्क। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े पे की थी, किस पे, लकड़ी के टुकड़े पे। तो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बाहर डला हुआ है, तो वो तो डेड है, मरी हुई सेल है उनमें, है ना। तो उन्होंने जब उसको देखा, तो उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे एकदम जाल नुमा, मछली के जाल नुमा एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा। इसे उन्होंने बोला सेला। क्या बोला उन्होंने, सेला। और सेला से ही बड़ा आया है सेल, जिसे हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। तो जीवित, अब ये तो होगी डेड सेल की खोज, जो कि किसने की थी, हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब हम बात करेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, वो तो मरी हुई कोशिका थी। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो आपकी ल्यूवन हुक ने की थी, ल्यूवन हॉक ने की थी, है ना। वो हुक थे, ये ल्यूवन हॉक हैं। ठीक है, ये कब की थी फिर, तो वो तो 1665 में की थी। तो ये कब की थी, ये की थी 1674 में, यानी कि 11 साल बाद इसकी भी खोज हो चुकी थी। सॉरी, 11 साल नहीं, 9 साल बाद इसकी भी खोज हो चुकी थी। कितने साल बाद, 9 साल बाद। अब ये सेल किस पे खोज की थी, तो ये की थी प्याज के छिलके पे। किस पे खोज की थी, ये की थी प्याज के छिलके पे, है ना। तो प्याज के छिलके पे खोज की थी। तो अब ये देखो, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जीवाणुओं की खोज की, फिर उन्होंने शैवाल की खोज की। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी खोज की, ठीक है। तो अब अगली हम बात करते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने प्याज के छिलके पे खोज की थी, लेकिन एग्जैक्ट अभी किसी को पता नहीं है कि किस पे खोज की थी इन्होंने। ठीक है, कोई कहता है जीवाणुओं पे खोज की थी, कोई कहता है प्याज के छिलके पे, कोई कहता है शैवाल पे खोज की थी। मतभेद हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है इनका। ठीक है, और किसने की थी ये सब चीज़ें, ये की थी आपने ल्यूवन हॉक ने। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, देखो सेलों के प्रकार। देखो सेल बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। अब दो प्रकार की कौन सी होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं आपकी। तो बात करते हैं सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो सेल हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहले नंबर की अगर हम सेल की बात करें तो ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये होती है यूकैरियोटिक सेल। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, जो पुरानी सेल हैं। अब पुरानी सेल कैसे, जो बहुत समय पहले पाई जाती थी ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। और जो आज की जो सेल हैं उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक्स। तो प्रो से समझ सकते हैं आप, प्रो मिस पुराना, ठीक है, और यू मिस यूकैरियोटिक्स मतलब नया। तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ होती है और क्या क्या चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ और बात, ये हम बात करेंगे। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये एकदम प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल है। और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं होगा इसमें, इसमें केंद्रक नहीं होगा। और इसमें जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S होते हैं। क्या होते हैं, 70S। और जो यूकैरियोटिक आज की जो सेल है उनमें केंद्रक होता है, और उनमें राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं। कितने होते हैं, 80S। ठीक है, कितने होते हैं, 80S। अब मैं इसमें बात करूँ पुरानी वाली सेलों में क्या क्या नहीं होता था। तो पुरानी वाली जो सेल है वो दोहरी झिल्ली कोशिकांग जैसी सूत्र की कणिकाएं, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, है ना। पुरानी सेलों में ये सब चीज़ नहीं होती थी, एक तो दोहरी झिल्ली नहीं होती थी इसमें, और सूत्री कणिकाएं, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था इसमें। लेकिन आज के समय में ये सब क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, झिल्ली भी, डबल झिल्ली भी मिलेगी, सूत्री कणिका भी मिलेगी, केंद्रक भी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। ये सब चीज़ें आज की मतलब देखा होगा पहले के, हम जैसे ऐसे समझ लो, पहले की दावत हम खाने जाते थे तो पहले की दावत में क्या होता था, नॉर्मल चीज़ें 4-5 आइटम। लेकिन आज की जो हम दावत खाने जाते हैं तो उनमें बहुत सारे आइटम होते हैं ना, है ना। छेना का रसगुल्ला होगा, गुलाब जामुन होगा, गाजर का हलवा, मतलब बहुत सारे आइटम। तो सर मैं समझ लो पुराने ज़माने में सेलों में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, आज के ज़माने में सेलों में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, समझ सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पुरानी सेलों में डीएनए होता था या नहीं। तो पुरानी सेलों में डीएनए में स्टोन प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी जो सेल है उसमें स्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, डीएनए में। चलो अगला चलते हैं।
इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव, जीवाणु, नीली हरी, शैवाल, ये सभी होते थे पहले। ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। इसमें देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से आते हैं, एक कोशिकीय जीव, जीवाणु हैं यानी बैक्टीरिया हैं, नीली हरी शैवाल है यानी कि हम जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। और आज की सेलों से कौन कौन से जो बने हैं, आज की सेलों से बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसे बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे प्रोटोजोआ जगत है, ये एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल सेलुलर है और ये न्यू सेल का बना हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो चलिए कोशिका के बारे में आप फिर से एक बार देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में डिस्कशन मतलब अच्छे से जानेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बेसिकली जीवाणु और आर्की बैक्टीरिया और नीली हरी शैवालों में पाई जाती है, ठीक है, जो नास्टॉक एनाबीना जैसी सेलों से मिलकर बने हुए। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, मैंने बताया था आपको। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो आपकी बहुकोशिकीय जीवों, है ना, मतलब आज की जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं वो पुरानी हैं। तो मैंने बताया पुरानी सेलों में ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी, केंद्रक नहीं था, डबल मेम्ब्रेन नहीं थी, है ना, और आपका बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, केंद्रक वगैरह नहीं था। लेकिन आज की जो सेल हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है ये मल्टी सेलुलर होती है, यानी इसमें बहुत सारी सेलें पाई जाती हैं, ठीक है। और उसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता था, एक सिंगल सेल होती थी उसमें, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट होते हैं मल्टीपल सेलों में और होते हैं एनिमल, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनती है वो बहुत सारी सेलों से मिलकर बनती है, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ, आपको बात की, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सभी क्या हैं, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक से बने हैं, यानी कि न्यू सेलों से बने हुए हैं, लेकिन इनमें सिंगल सेल है सिर्फ। कितनी सेल है? एक सेल है, यानी है तो इनमें नई सेल, वो नई सेल थी और पुरानी चीज़ें हो गई उसमें। ये न्यू सेल की हैं, इनमें बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन ये सिंगल सेलुलर हैं। सिंगल सेलुलर कौन कौन से हैं? अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ है। ये तीन तीन चीज़ें अपवाद में आती हैं, जो कि न्यू सेल के हिसाब से होना और एक सेल होना एक अपवाद है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी बेसिकली कहती है कि कोशिका जो है एक कोशिका से, ऐसे करके एक ये कोशिका है, कोशिका डिवाइडेशन कैसे होता है इसमें देखो, ये कोशिका है, ये कोशिका है, इससे ये कोशिका ये हो गई, ये मदर सेल हो गई, इससे ये और दो कोशिकाओं में विभाजन हो गया, फिर यहाँ से ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर यहाँ से, ऐसे करके ये सेल क्या क्या होता है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे इनके कैरेक्टर एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन सारे जो होते हैं वो सब ट्रांसफ़र नहीं होते। 85% या 80% पार्ट ही इसमें डिवाइडेशन होता है, और धीरे धीरे करके वो जो प्राइमरी सेल थी, वो प्राइमरी सेल क्या हो जाती है, उसका जो बेसिकली जो पावर थी वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। तो यानी कि जो फैक्टर वहाँ पे जो काम कर रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो जो सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? सिल्डन ने और श्वान ने दी थी। किसने? सिल्डन और श्वान। कैसे याद रखेंगे, है ना, देखो जब इन्होंने सेल सिद्धांत दिया तो इन्हें क्या मिली? सिल्ड मिली। क्या मिली? सिल्ड। और सिल्ड मिली तो इन्हें सांस आई एकदम, इन्होंने देखा वो भाई। और इन्होंने बताया कि जो भी सेल होती हैं उनको जीवित रहने के लिए मल्टी सेलुलर होना ज़रूरी है, यानी कि उनका मल्टीपल होना ज़रूरी है। तो इन्होंने श्वान ने बोला उनको जीवित रहना मतलब सांस लेना ज़रूरी है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो सिल्ड और श्वान। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला है ये एक सेल है। एक सेल में क्या होता है, एक तो लिक्विड पार्ट होगा इसमें, एक होगा इसमें न्यूक्लियस, और एक होगा इसमें साइटोप्लाज्मा। तो जो लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और जो केंद्रक होता है इसमें, केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य जो होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी सब में प्लाज्म लगा हुआ है। जीव द्रव्य में क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और इसमें जो न्यूक्लियोप्लास्ट केंद्रक द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि जीव द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य तीनों दे रखे हैं, तीनों होते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं, लिक्विड पार्ट होता है ये। तो ये होता क्या है? जीवन का भौतिक आधार,
ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव्य बोलते हैं, जैसे ये होता है जीवन का भौतिक आधार। हेक्सल ने क्या बताया, इसे इसे ही उन्होंने सॉरी उन्होंने इसे ही क्या बताया, जीवन का भौतिक आधार बताया। किसने? हेक्सले ने। ठीक है, हेक्सले। अब जीव द्रव्य शब्द जो आया है वो पुरकिंजन ने दिया था। किसने दिया था? पुरकंजन ने। तो पुरकंजन ने दिया था जो जीव द्रव्य, तो ये होता क्या है बेसिकली, जीव द्रव्य ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 साइटोप्लाज्म और नंबर 2 केंद्रक द्रव्य। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये कोशिकांग है, इनमें सभी कोशिकाएं होती हैं। और ये केंद्रक ये क्या होता है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्र में एक द्रव्य सा होगा, उसे बोल देंगे केंद्रक द्रव्य। चलिए अब कोशिकांग की बात करते हैं। कोशिकांग क्या होता है? तो कोशिकांग जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स, तो ये होता है सेल वॉल, जिसे हम बोलते हैं। ये क्या काम करेगा, ये सुरक्षा देने का काम करेगा। सेल वॉल यानी कि सेल के ऊपर एक ऐसी कवरिंग सी लगाएगा जो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन काम काम देने का काम करेगा। सेल में कोई चीज़, बाहरी चीज़ एंटर ना करे। ठीक है। केवल पादप, कवक व जीवाणुओं में उपस्थित होती है। ये किसमें होती है? ये प्लांट सेलों में होती है। सेल वॉल हमेशा प्लांट सेलों में मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेलों में आप बाहर से कोई भी चीज़ करोगे तो उस प्लांट जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको चीज़ों को कर ही नहीं पाओगे तुम। लेकिन हमारी बॉडी में हम बहुत सारी जो कुछ बाहर से कोई भी एक्शन करना होता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, यानी कि हमें सेल बॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी बॉडी में सेल बॉल नहीं है। क्यों? मान लो सेल बॉल अगर होगी हमारी बॉडी में, अगर तो हमें मान लो कहीं पे इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो वो काम ही नहीं करेगा, वो लग ही नहीं पाएगा। तो लग नहीं पाएगा तो इसलिए हमारी बॉडी में सेल बॉल नहीं होती। क्योंकि दीवार अगर होगी तो फिर जब इंजेक्शन लगाएंगे तो वो तो दीवार से टकरा के बेकार हो जाएगा। मान लो कोई अगर कोई बीमारी हुई तो उससे हम बॉडी में सेलों के थ्रू हमें तो उन्हीं को तो हमें उस चीज़ को भेजना है तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए सेल बॉल हमारी बॉडी में नहीं होती, ये प्लांटों में होती है। ठीक है, किसमें होती है? प्लांटों में। ये कवक में होती है। ये कवक प्लांटों में बनी होती है सेलुलोज या पैक्टिन की। जो सेल बॉल होती है वो प्लांटों में किसकी बनी होती है? पैक्टिन की या फिर सेलुलोज की। और जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, उनमें किनमें इसमें किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में काइटिन की और उसमें पैक्टिन की, या जिसको सेलुलोज बोल सकते हैं। और जीवाणुओं में जो होती है वो पेप पेप्टाइडोग्लाइकोजन पेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकोजन की होती है। ठीक है। अगला हम इसमें बात करें सेल मेम्ब्रेन। वो कोशिका झिल्ली थी, ये कोशिका भित्ति, नहीं सॉरी, वो कोशिका भित्ति थी, ये कोशिका झिल्ली है। हम कोशिका झिल्ली की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर होती है कोशिका कोशिका भित्ति। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, क्या ये प्लाज्मा झिल्ली है? और ये चयनात्मक झिल्ली है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। क्या होती है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ये सभी में उपस्थित होती है। ये प्लांट में भी उपस्थित होगी और ये एनिमल में भी उपस्थित होगी। लेकिन जो सेल सेल बॉल जो होती है, वो सेल बॉल क्या होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल बॉल भित्ति, तो वो प्लांटों में भी उपस्थित होती है, ह्यूमन बॉडी में नहीं होगी। ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? सेल सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो हमारी होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। ठीक है। अगला हम बात करें जंतु कोशिकाओं का बाह्य आवरण व पादप कोशिकाओं का आंतरिक आवरण बनाती है। ये क्या होती है? जंतुओं का बाह्य आवरण बनाती है, यानी कि सेल वॉल हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। देखो ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो हमारी बॉडी में सिर्फ यही होती है सेल मेम्ब्रेन। तो देखो बाहर की आवरण बनाएगी हमारे लिए तो एनिमल में, लेकिन प्लांटों में क्या होता है? ये होगी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद होगी कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, जो लेयर कौन सी है, वो सेल वॉल पे सेल वॉल होती है। किस में होती है? प्लांटों में। हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। तो हमारे में तो बाहरी हो गई, ये बाहरी लेयर होगी, और इसमें कौन सी लेयर होगी? अंदर वाली। तो ये मेम्ब्रेन वाली जो लेयर होती है वो प्लांटों में तो अंदर होती है, लेकिन हमारे में तो बाहरी रहेगी, क्योंकि हमारे में एक ऊपर से कोई लेयर नहीं है, तो ये हमारी बाहर से दिखेगी। ठीक है। तो वो कह रहा है कोशिकाओं का बाहरी आवरण होती है, सही बात है। और प्लांट सेलों में ये अंदर वाली होती है, तो सही बात है, अंदर बनाती है, बहुत सही। अब हम बात करेंगे कार्डिक आयंस की। इसका काम होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे? सेल वॉल ये होती है ऊपर वाली, और सेल मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप देख सकते हैं इसमें। और कोशिका झिल्ली ये बाहरी आवरण बनाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है? जंतुओं में बाहरी आवरण बनाती है। देखो बाहर से गिरी हुई है ये।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो सबसे पहले किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है वो की है आल्टमैन ने। किसने की है? आल्टमैन। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की है वो आल्टमैन ने की है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आल्टमैन। ठीक है, और कोश इसे ही हम कोशिका, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको सेल का एनर्जी या पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, सेल का पावर हाउस। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली संरचना संरचना का होता है। यानी जो सेल, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये इस आकार में होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको किस आकार में होती है? ऐसे, ऐसा होगी, ऐसे करके एक लेयर ये होगी, एक इसके बाहर से लेयर होगी, और इसमें ये डीएनए या एनर्जी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं। ये एटीपी का निर्माण करती है। जो एनर्जी इसमें स्टोर रहती है वो एटीपी के रूप में रहती है। कैसे? किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? एटीपी। एटीपी है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट के रूप में रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बोलें इसको कोशिका की ऊर्जा इकाई भी बोलते हैं, एनर्जी कॉइन ऑफ सेल, एटीपी को। ठीक है, और ये मैट्रिक्स एटीपी है ना, और क्रिस्टाइड एटीपी बोल सकते हैं, क्रिस्टाइड भी बोल सकते हैं, और एटीपी मैट्रिक एटीपी होती है इसमें। तो एटीपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, जैसे मैं भी आपको बताया, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, है ना, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है। और एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडोसाइन एडोसाइन डाईफॉस्फेट। वो ट्राईफॉस्फेट, ये डाईफॉस्फेट, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। एटीपी एडीपी, है ना, टी फॉर ट्राई, डी फॉर डाई। ठीक है, अब हम बात करें इसमें श्वसन स्थल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ये स्वयं का डीएनए, इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और इसी में क्या होता है? डीएनए जो मिलता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, जो डीएनए हमारा जो होगा वो कहाँ होगा? हमारा डीएनए वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। अब हम बात करें लाइसोसोम, जो कि हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। इसकी खोज की थी डी डफ ने खोज की थी इसकी। किसने की थी? डी डफ ने खोज की थी इसकी। ठीक है, और इसी को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो डब्ल्यू बी सी नहीं, आरबीसी जितनी भी होती हैं वो कहाँ जाके मरती हैं? तो वो जाके मरती हैं हमारी आत्मघात, इसी सेल में क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं आत्मघाती थैली में, यानी लाइसोसोम में क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, और ये पाचक थैली भी, इसे हम डाइजेस्टिंग बैग भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम। ठीक है, अगले अगर हम इसमें बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें विकार होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो अपघटनीय विकार होते हैं। कैसे होते हैं? अपघटनीय विकार होते हैं। इनका पीएच मान कितना होता है? तो इनका जो पीएच मान होता है वो 4.5, 4 से लेके 5 अम्लीय तक होता है। 4 से 5 तक अम्लीय होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले जो की थी वो, यानी केंद्र की खोज किसने की थी? सेल की जो केंद्र की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोशिका का जो मुख्य भाग है, कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक में पूर्ण होती है। किसमें पूर्ण होती है? कोशिका विभाजन का जो मुख्य भाग है ना, कोशिका विभाजन की जो क्रिया है वो केंद्रक में पूर्ण होती है। और केंद्रक में डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं। किसमें? केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं। ठीक है, और जो डीएनए की अगर हम बात करें इसमें, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जिसे हम बोलते हैं विषाणु अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक्स मटेरियल, वायरस, आरएनए को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसमें, देखो अगला हम बात करें इसमें, इसकी जो डीएनए की जो खोज की थी वो की थी फाइब्रिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फाइड्रिक 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 मिशर ने। किसने की थी? फाइड्रिक मिशर ने। और इसकी जो संरचना कैसी होती है? वो डबल हेलिक्स, यानी कि ऐसे करके सांप की तरह ऐसे डबल हेलिक्स में होगी। देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, डबल हेलिक्स। ठीक है, अगर अब मैं इसकी बात करूं आरएनए, तो आरएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो भी फाइड्रिक मिशनर ने की थी। और इसमें एक सिंगल
हेलिक्स होता है ऐसे करके, जब आरएनए में एक सिंगल होगा और जबकि डीएनए में कैसा होता है, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं इसमें। और इसकी जो खोज की थी, वो डबल हेलिक्स की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी वॉटसन व क्रिक ने, जो आनुवंशिक पदार्थ है। कौन, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो नाइट्रोजनस क्षार है, नाइट्रोजीनस क्षार है, यानी नाइट्रोजीनस क्या है, बेस। और इसमें बात करें तो आरएनए भी नाइट्रोजीनियस बेस है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन और पायरोमिडीन दो सब्सटेंस होते हैं, दो क्षार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें तो देखो, प्यूरिन और पायरोमिडीन दो क्षार होते हैं इसमें। तो उनमें देखो, प्यूरिन में क्या होते हैं, इनमें ये पहला होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। तो एडेनिन को हम क्या बोलते हैं, साइटोसिन, और सॉरी, ग्वानिन को बोलते हैं साइटोसिन, और एडोनिन को बोलते हैं थायमिन। ठीक है, ऐसे सेम इसमें होता है, इसमें एडेनिन होता है, एडेनिन को बोलते हैं यूरेसिल, और ग्वानिन को बोलते हैं साइटोसिन। ठीक है, ऐसे इसमें ग्वानिन को बोलते हैं साइटोसिन, इसमें ग्वानिन को बोलते हैं साइटोसिन, एडेनिन को यूरेसिल, और इसमें एडेनिन को थायमिन। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम इस पर बात करें तो ये ऐसे एलेक्स में होता है, जिसमें ए जी और ए ऐसे करके ये होता है, ए बराबर टी, जी बराबर सी, इस तरह से ये जुड़े होते हैं। और ये ऐसे करके ये सिंगल, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का है, ये डीएनए का है, और ये आरएनए का। ठीक है, आरएनए और डीएनए। चलो चलते हैं आगे इसमें, बाकी काम कल पढ़ेंगे इसमें।